लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूँ टेडेक्स बर्डी में। हमने हमने सीजन 1 के पार्ट 4 में ये कवर किया था आईपीओ की रिगार्डिंग कि कैसे कोई कंपनी जो है आईपीओ लाती है और आईपीओ से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है। हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि कोई भी कंपनी जो है पहले आइडिया आता है, फिर आइडिया के पास आप फंडिंग के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, फिर उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, फिर बैंकर के पास जाते हैं, फिर पीई इन्वेस्टर के पास जाते हैं और फिर उसके बाद आप आईपीओ लाते हैं। ये सारा जो स्टेजेस हैं, ये सारा जो प्रोसेस है वो आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट पे बिजनेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ये डिसाइड कौन करेगा कि आपको बैंकर के साथ लोन लेना है या पीई के साथ लेना, आप डिसाइड करोगे। आपका कंपनी है तो आप डिसाइड करोगे, आप ऑनर हो, आप कंपनी चलाते हो तो आप डिसाइड करोगे कि कहाँ से लोन लेना है, किससे पैसे लेके कंपनी को एक्सपेंड करना है। ओके, ये जो है ये जो पार्ट 5 है, यानी सीजन 1 का जो पार्ट 5 है वो पार्ट 4 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। पार्ट 1 में, पार्ट 4 में हमने समझा था आईपीओ के रिगार्डिंग एक ओवरव्यू। ये जो वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको एक्सपर्ट बना दे। हमारे पास ऐसा कोई कैपेबिलिटी नहीं कि आपको एक्सपर्ट बना दे। मेरा कैपेबिलिटी है कि आपको जो है एक ओवरव्यू दे, क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर आपको जो है एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ एक्सपर्ट जो चीज़ करने में हो वही करो। अगर आप मान लीजिए आप एआई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो तो उसी में फोकस करो। इसको करने के लिए, ये सारा करने के लिए सीए है, ये सारा करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर वगैरह है। आप एक ओवरव्यू नॉलेज रखिए सारा चीज़ के बारे में, ताकि आपको कन्फ्यूजन वगैरह ना हो, ताकि आपको बात करने में आसानी हो, ताकि लोगों को भी लगे कि यार साला ये जो एंटरप्रेन्योर इसके पास है कुछ ना कुछ नॉलेज। ओके, तो अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 5 देखने से पहले पार्ट 4 देख लीजिए। जो अगर डाउट वगैरह हो कमेंट में मुझे पूछ लीजिए। कोई भी सोशल साइट है, कहीं कहीं भी जाके आप मुझे मैसेज एक बार कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनना चाहिए तो एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लाया जाएगा, जिसमें आपका नाम वगैरह मेंशन किया जाएगा कि हाँ इसके रिक्वेस्ट पे, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया, ये मेरी तरफ से है। तो आप पहले पार्ट 4 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 5 में आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 में हमने डिस्कस कर लिया, तो वो सारा मैंने बता चुका हूँ। पार्ट 5 में आते हैं। तो आईपीओ मैंने मजाक में ही बोला था, आप उसको सीरियसली मत लीजिएगा। मैंने कहा था कि आईपीओ क्या है, तो मैंने कहा था मजाक में कि लाइक आईपीओ जो है लोगों को चुतिया बनाने का तरीका है। पहले आप जो है एंजल इन्वेस्टर को चुतिया बनाते थे, वेंचर कैपिटलिस्ट को बनाए, बैंकर को बनाए, पी इन्वेस्टर को बनाए। अब जो है पब्लिक को आप डायरेक्ट चुतिया बना रहे हैं, उसी को बोलते हैं आईपीओ। जब पहली बार आप चुतिया बनाइएगा डायरेक्ट इसको आईपीओ, और जब दूसरी बार बनाइएगा तो फॉलो ऑन ऑफरिंग बोलते हैं। ओके, फॉलो ऑन ऑफरिंग जब सेकेंड टाइप आप चुतिया बनाइएगा। तो ये ऐसा मजाक में बोला हूँ, सीरियस नहीं लेना है। ओके, तो पहले हम समझते हैं ये सारा चीज़ के बारे में लोग समझ चुके हैं कि जब आप ग्लोबल एक्सपेंशन वगैरह करना चाहते हैं, कंपनी को आसपास नेबरिंग कंट्री में फैलाना चाहते हैं, ऑफिसेस खोलना चाहते हैं, स्टोर खोलना चाहते हैं, तब आपको लार्ज फंड की ज़रूरत पड़ती है और तब आप जाके आईपीओ लाते हैं। ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? आप डिसाइड करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा, एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा, जो बिजनेस का जो ऑनर है वो डिसाइड करेगा। ओके, तो सवाल आता है कि ये आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव अलग अलग कंपनी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। कोई कंपनी हो सकता है कि अपना कर्ज कम करना चाहती हो, इसलिए आईपीओ लाए। कोई कंपनी इसलिए लाती हो कि ताकि उसको कैपेक्स करना है, एक्सपेंड करना है। कुछ कंपनी आईपीओ इसलिए लाती है ताकि वो ऑनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 10% अगर 10% शेयर किसी पी इन्वेस्टर को देते हैं तो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि वो जो है डायरेक्टर बनना चाहेगा। अगर 10% अगर आप अपनी कंपनी का शेयर मुझे बेच देते तो और बदले में मैं आपको पैसा देता हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा कि कंपनी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा चले, और मैं इसलिए कहूँगा कि मुझे डायरेक्टर का सीट दे दीजिए। लेकिन जब आप पब्लिक के पास जाते हैं तो पब्लिक का कोई ऐसा डिमांड नहीं होता। पब्लिक सिर्फ इतना ही कहता है कि आप अच्छे से ग्रो कीजिए, कंपनी को एक्सपेंड कीजिए, ताकि उसका प्राइस उसका बढ़ जाए। 100 रुपये का जो शेयर हो 200 रुपये चले जाए तो उसको फ़ायदा हो जाए या डिविडेंड दे।
ओके। तो ये सारा मेनली 3 ऑब्जेक्टिव होता है, या तो कंपनी का जो ऑनर जो है या जो डायरेक्टर है वो चाहता है कि कंपनी का ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो, या कर्ज को कम करना चाहता है, या कैपेक्स करना चाहता है, तब जाके आईपीओ लाता है। तो आईपीओ लाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? तो आईपीओ लाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, आईपीओ लाने के लिए पहले आपको मर्चेंट बैंकर है लाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप करने के लिए आपको कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कंपनी को रजिस्टर करने का टेंशन तो आप नहीं ले लीजिएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है। चार्टेड अकाउंटेंट जो होगा वो आपका सारा कुछ मैनेज कर लेगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना कि कंपनी के लिए कौन सा फाइल करना है, सिर्फ आप बिजनेस पे फोकस करते हो। आपको टेंशन नहीं है कि यार जीएसटी का बिल कैसे पड़ेगा, उसके लिए सीए है, मैनेज कर देगा वो। फाइलिंग कैसे होगा वो सारा मैनेज कर लेगा, आपको टेंशन नहीं लेना होता है। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए जब आईपीओ जब आप लाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना होता है। आपका जो मर्चेंट बैंकर होता है वो सारा कुछ कर देता है। हम लोग प्रोसेस वगैरह देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरा कंपनी है, सुमन कुमार प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सुमन कुमार प्राइवेट लिमिटेड का नाम से मेरा एक कंपनी है। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं मर्चेंट बैंकर को ढूंढूंगा। तो अगर मान लीजिए अगर मेरा मैं 500 करोड़ मैं उठाना चाहता हूँ, तो छोटा अमाउंट हुआ, तो एक ही मर्चेंट बैंकर से काम चलेगा। लेकिन मान लीजिए मैं 2000 या 10,000, मान लीजिए 20,000 करोड़ उठाना चाहता हूँ, तो एक मर्चेंट बैंकर है उसको संभाल नहीं सकता, उसके लिए 3-4 मर्चेंट बैंकर का ग्रुप चाहिए। ओके, तो पहले मैं क्या करूँगा, मर्चेंट बैंकर को ये अपॉइंट कर लूँगा। ये जो हमारा मर्चेंट बैंकर जो होगा वो सारा काम देख लेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना होगा कि क्या करना है। तो वो आपका पहले जो मर्चेंट बैंकर वो क्या करेगा, पहला जो होगा रजिस्ट्रेशन करेगा, सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होगा, सेबी फिर अप्रूवल देगा कि ठीक है आप जो है आईपीओ लाना चाहते हैं, ग्रीन सिग्नल दे देगा, ठीक है आप लेकर आइए। फिर आपका जो मर्चेंट बैंकर जो होगा DRHP यानी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को ये करेगा, क्या बोलते हैं, सेबी को देगा। उसमें क्या क्या चीज़ लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि आपका कंपनी का रिस्क क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, सारा कुछ लिखा होगा। अगर मान लीजिए किसी भी कोई कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उसके बारे में आपको जानना है, तो जाइए उस कंपनी के नाम से रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए, जाकर उसको पूरा पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कौन सा इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, फाइनेंशियल डेटा क्या है, कंपनी का विजन क्या है, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। यही DRHP पढ़िए। तो फिर क्या होता है, जब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आप जब फाइल कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग मतलब क्या, मान लीजिए अगर 10,000 करोड़ का अगर मार्केट से आप पैसा उठाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा तो आप रिटेलर से उठाइएगा, आपको इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा, आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा पैसा जो है 10,000 करोड़ जो छोटा अमाउंट नहीं हुआ, बड़ा अमाउंट हुआ, और सबके लिए कोटा रिजर्व होता है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा आप इंस्टीट्यूशन को दे दीजिएगा, आपको कुछ पैसे, कुछ कोटा जो होता है वो रिजर्व होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अब 30% अलग अलग होता है, 30% मान लीजिए रिजर्व है, फिर इंस्टीट्यूशन के लिए कितना रिजर्व रहेगा, फिर उसमें भी रहता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लिए कितना रहेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लिए कितना रहेगा। तो वो सब आपका टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ जानकारी होना चाहिए कि कैसे प्रोसेस होता है। उसके लिए मर्चेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर सारा कुछ संभाल लेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। अंडरस्टैंड? फिर क्या मार्केटिंग वगैरह होगा, लोगों को बताया जाएगा ढिंडोरा पीट के कि हाँ भाई आपका ये कंपनी का आईपीओ वगैरह आ रहा है। उसके बाद जो आपका जो मर्चेंट बैंकर जो होगा वो क्या करेगा, आपका प्राइस बैंड डिसाइड करेगा कि हाँ शेयर जो है इतना कितना बीच में लॉट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हम और आप जो है बिडिंग करना स्टार्ट करेंगे। डेट निकलता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हो गया। आपका जो मर्चेंट बैंकर जो होता है सेबी को पूरा ड्राफ्ट लिखता है कि हाँ इतना दिन ये होगा, शेयर कब तक अलॉट होगा, कब तक क्या होगा, सारा कुछ अलॉट होता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद आपका शेयर जो है NSE BSE पे लिस्टेड होता है। उसके बाद जैसे हम लोग रिलायंस का शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति आपका कंपनी का शेयर को खरीद सकता है, बेच सकता है, उसके बाद लिस्टिंग के बाद। नेक्स्ट, तो ये सारा जो है मान लीजिए अगर कंपनी जो है ये जो आईपीओ का खेला समझिए, बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। रीज़न क्या है, मान लीजिए 100 का अगर शेयर खरीदे,
100 का मान लीजिए सुमन कुमार प्राइवेट लिमिटेड का अगर आप शेयर 100 रुपया में खरीदें, अगर मेरा कंपनी जो है 120 रुपया में 120 में लिस्टेड हुआ, 10 रुपये का फ़ायदा तो आपको ऐसे ही हो गया। अगर मान लीजिए प्रीमियम में लिस्टिंग हो गया, 100 का आप शेयर खरीदे 110 में लिस्ट हो गया, 10 रुपये तो आपको ऐसे ही फ़ायदा हो गया। तो कुछ लोग जो हैं IPO में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो प्रीमियम में जब लिस्टिंग हो तो उसको फ़ायदा हो। ओके, कभी कभी ये है कि कभी कभी घाटा भी होता है। ओके, वो आपको एनालिसिस करना पड़ता है। IPO छोटा चीज़ नहीं है, IPO एनालिसिस एक बड़ा चीज़ है। आप एक मतलब 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो में नहीं समझा सकता। अगर आप चाहते हैं कि IPO एनालिसिस पे प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, प्रॉपर एक सीरीज लाया जाए, एक एग्जाम्पल देख के सारा कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे एनालिसिस किया जाएगा, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये सारा कुछ चाहते हैं तो एक कमेंट मुझे करके बताइए। इस पर एक सीरीज लाई जाएगी, क्योंकि छोटा चीज़ है नहीं, मैं बोल के नहीं बता सकता, 10 मिनट की वीडियो में बताया पॉसिबल नहीं है जी। ओके, नेक्स्ट। हाँ, IPO के बाद क्या होगा? IPO के बाद क्या होगा? जैसे NSE BSE, जैसे कि आप रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब आपका कंपनी का शेयर कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा? सप्लाई और डिमांड। दूसरा फैक्टर कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ क्या है, कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है नहीं पा रही है, सेंटीमेंट क्या है कंपनी को लेकर, ये सारे चीज़ पे डिपेंड करेगा। ओके, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। कंपनी ग्रोथ कर पा रही है कि नहीं, बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर हो, ये सारे फैक्टर हो जनरली जो है कंपनी के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी, अंडर सब्सक्राइब, यानी कि मान लीजिए 100 शेयर आप इशू किए, अगर लोग ने 90 शेयर खरीदे, डैट मीन्स कि आप जो है अंडर सब्सक्राइब हो गया। यानी आपने तो लोगों को दिया 100 शेयर, लेकिन लोग खरीदे आपसे 9 शेयर, डैट इज अंडर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्राइब कब हो गया? कि मान लीजिए आप 100 शेयर इशू किए, लेकिन लोग जो है 200-300 शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पास 100 ही शेयर है, लेकिन लोग जो है 200-300 का बोली लगा रखे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब। थर्ड जो टर्मिनोलॉजी ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन क्या है? कि जब कंपनी जो है, कंपनी का शेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है तो एक्स्ट्रा शेयर इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन शू ऑप्शन। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड प्राइस IPO। तो फिक्स प्राइस IPO क्या होता है? लाइक जो छोटे छोटे कंपनी होते हैं, मान लीजिए वैसा कंपनी जिसका वैल्यूएशन 500 करोड़ है, अगर मान लीजिए SME जितनी भी कंपनी है वो भी अपना IPO लेकर आ सकते हैं, तो उनका जो क्या होता है, उनका जो वैल्यूएशन ही कम होता है, तो उनका जो प्राइस का जो बैंड होता है, बड़े बड़े कंपनी का प्राइस का बैंड होता है, लेकिन छोटे छोटे कंपनी होता है उसका प्राइस जो होता है फिक्स होता है। नेक्स्ट है जो कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस होता है वैसा प्राइस जिस पे आपका शेयर इशू होता है, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस। ओके, नेक्स्ट में क्या है? रिसेंट ये सारे जो IPO है, रिसेंटली IPO ये सारे कंपनी का आए हैं, पहुँच करके देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपने भी इन्वेस्ट किया इस कंपनी में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ मैंने इन्वेस्ट किया। जनरली तौर पे मैं IPO में अभी तक मैंने इन्वेस्ट कभी नहीं किया है, मैं थोड़ा बच के रहता हूँ IPO वगैरह से। ओके, तो ये सारा चीज़। तो गोइंग पब्लिक इज़ नॉट अबाउट जस्ट रेजिंग मनी, इट्स अबाउट अर्निंग द पब्लिक ट्रस्ट। कि जब आप IPO लाते हैं तो आप कंपनी का हिस्सेदारी, यानी आप जो है लोगों को मालिक बना रहे हैं। आप मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर आप किसी को दे रहे हैं, दैट मीन्स आप कंपनी का हिस्सेदारी, मालिकाना हक दे रहे हैं। तो जब आप IPO के लिए जाते हैं तो आपका कॉम्प्लायंसेस बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप IPO है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो आपका सारा कुछ CA मैनेज कर देगा आपका। ओके, लेकिन जब आप लिस्टेड कंपनी हो जाते हैं, NSE BSE पे लिस्टेड होते हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, आपको ट्रांसपेरेंसी मैनेज करना पड़ता है, आपको कंप्लायंसेस बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। अनलिस्टेड है तो बहुत सारा ये है, कंप्लायंसेस नहीं है, लेकिन जैसे लिस्टेड हो जाइएगा आपको बहुत सारा कंप्लायंसेस फॉलो करना पड़ेगा। सेबी का बहुत सारा कंप्लायंसेस होगा, अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो हेवी पेनल्टी लगती है, आपको बैंड वगैरह किया जा सकता है, डायरेक्टर को बैंड कर दिया जाता है, बोर्ड में से हटा दिया जाता है, इस तरह का पनिशमेंट होता है। बहुत मतलब समझिए ना कि सेबी जो है इसके लिए बहुत कड़क है, आप गलत नहीं कर सकते। जैसे आप अनलिस्टेड है तो कुछ भी थोड़ा मोड़ा चलेगा,
लेकिन जैसे लिस्टेड हो गए दैट मीन्स कि आप अपना कंपनी का शेयर लोगों को दे दिए ना। और सेबी का काम ही तो यही है, सेबी का काम ही यही है कि लोगों को प्रोटेक्ट करे, रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे। अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो? ये जो स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल इन्वेस्टर है सो, क्योंकि उनके पास कैपिटल ही नहीं है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनको लॉस होगा तो वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर है, हमारे और आप जैसे इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, वो कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो सेबी इसी चीज़ को देखता है। तो जैसे लिस्टेड होइएगा कंप्लायंसेस आपका बढ़ जाएगा, अनलिस्टेड है तो कोई बकचोदी नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।